राजस्थान के अंदर सियासी मौसम है और इस सियासी मौसम में अब एंट्री हो चुकी है ईडी की। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके यहाँ कल छापेमारी हुई और वैभव गहलोत को ईडी ने समन किया। कांग्रेस का कहना है कि एजेंसीज का दुरुपयोग है और बीजेपी का कहना है कि अगर इतने ही ईमानदार है तो डर किस बात का। सर, छापेमारी हुई कल और अब कांग्रेस कह रही है कि किसान के पुत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा किसान के हक की आवाज़ उठाता है। ओम प्रकाश हुड्डा ने जो है वो उन्हें टिकट दे दिया, तो ये एक बदले की कार्रवाई है और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। देखिए, ईडी किस विषय की जांच कर रही है? 70 लाख युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने वाले पेपर लीक के प्रकरण की जांच कर रही है। और वो युवा कौन है? क्या वो किसान के बेटे नहीं है? क्या वो दलित के बेटे नहीं है? क्या वो गरीब के बेटे नहीं? क्या वो आदिवासी के बेटे नहीं है? क्या वो सामान्य परिवार और पृष्ठभूमि से आने वाले लोग नहीं है? उन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, ऐसे 70 लाख युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जब उसकी जांच के क्रम में सूत्र कलाम कोचिंग सेंटर से जुड़ते हैं और कलाम कोचिंग सेंटर से आगे बढ़ कर के डोटासरा साहब तक जाते हैं, तब इसमें इतनी छटपटाहट क्यों होती है? और हुआ क्या है? केवल जांच ही तो है। जाकर के वहाँ जांच की, आपसे जो कागज़ मांगे गए आप प्रस्तुत करो। इसको इस तरह का जातिगत रंग देने की या वर्गगत रंग देने की क्या आवश्यकता है? ये पॉलिटिकल इंटेंट दिखाता है कि ये छटपटाहट जो है, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि जांच करी है, हमें तो पता था जांच करने वाली है, लेकिन टाइमिंग को लेकर जो है वो इस पे सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी के। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही ये जो है आज से 1 महीना बचा है वोटिंग में जाने में प्रदेश में, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक के प्रकरण 4.5 साल तक हुए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 19 पेपर लीक के प्रकरण हुए। सरकार 4.5 साल तक जिसकी जिम्मेदारी इसको रोकने की थी, उसके मुखिया लगातार सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे कि इसमें कोई भी अधिकारी और राजनेता सम्मिलित नहीं है, और बार बार हम कार्रवाई करेंगे ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या उसके सरगना को गिरफ्तार कर पाए? अब उसके सरगना को ईडी ने जब अभी गिरफ्तार किया है, अब से कुछ दिन पहले, और उसके गिरफ्तारी के बाद में जो सूचनाएं या सूत्र मिले होंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए या रोक करके ऐसे सारे अपराधियों को और अधिक बच निकलने का अवसर प्रदान करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है। सर, पहले मुख्यमंत्री को सिर्फ आपसे मोहब्बत थी, अब उस मोहब्बत के लिए इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़ गए हैं। वो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चार्जशीटेड है, अपराधी है और वो इतने ईमानदार है, तो कोर्ट अपने अरेस्ट पे स्टे क्यों लेने गए? किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ एक सीट के लिए, जहां ईडी के काम के लिए लगा रखा है, झूठी सूचनाएं देता रहता है। हम देते हैं जानकारी कि संजीवनी में ये मामला आप जांच करिए, 6 बार पत्र लिखा लेकिन जांच नहीं होती। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विशेष रूप से रडार पे थे। देखिए, मैं तो पिछले 4.5 साल से रडार पर हूँ। जब से माननीय गहलोत साहब के पुत्र चुनाव में पराजित जोधपुर की जनता द्वारा किए गए हैं, उसके बाद निरंतर उनका स्नेह मुझसे बढ़ता ही जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि गहलोत साहब ये कहते हैं कि जो है गजेंद्र सिंह जी चार्जशीटेड हैं। पहले भी उन्होंने मुझे अभियुक्त कहा, बार बार अभियुक्त कहा, तब जाकर के मुझे कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करना पड़ा। मुझे तो आज तक किसी भी न्यायालय ने अभियुक्त नहीं माना है, और न ही किसी जांच एजेंसी ने। जो इनके कंट्रोल एंड कमांड में एसओजी है, उसने भी मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती या किसी फाइल हुई चार्जशीट में मुझे अभियुक्त न ठहराया जाए, तब तक मुझे अभियुक्त नहीं कहा जा सकता। गहलोत साहब तो खुद वहाँ मानहानि के मुकदमे में अभियुक्त के कटघरे में रोज खड़े होते हैं पेशी में आकर के। लेकिन उससे आगे बढ़ कर के मैं एक बात कहूँ, वो बार बार ये कहते हैं कि मैं जमानत क्यों कराई। मैं स्पष्ट आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी जमानत के लिए मैंने कभी आवेदन नहीं किया। जो गलत जांच पॉलिटिकल इंटेंट से झूठा फंसाने के लिए जांच गलत तरीके से जो कर रहे थे, मैंने उस जांच को चैलेंज किया है।
गलत एजेंसी के द्वारा जांच करके 2 लाख लोगों के डूबे हुए पैसों की रिकवरी में रोड़ा, केवल अपनी राजनीतिक आकांक्षा के लिए जो गहलोत साहब बना रहे थे उसको रोकने के लिए मैंने जो है एप्लीकेशन न्यायालय में दायर की कि सही एजेंसी सही जांच करे। और ये जो एजेंसी है, ये जो जांच कर रही है, इसकी न दिशा सही है न इरादे नेक हैं। इसलिए कोर्ट ने जो है मेरे खिलाफ इस जांच के ऊपर किसी भी तरह के कोरेसिव एक्शन पे स्टे लगाया है। मैंने तो कोई जमानत न तो मांगी है, न मुझे जमानत मिली है। ये झूठा दुष्प्रचार करने की जो उनकी अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो उनकी आदत है, वो उनके स्वभाव का हिस्सा है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इन जांच से संबंधित ये मेरा आखिरी सवाल होगा, फिर चुनावों पर आएंगे राजस्थान के उस पर। वैभव गहलोत को भी जो है वो समन इशू किया गया। वैभव गहलोत कह रहे हैं 2007 का मामला, और अशोक गहलोत ने कल कहा कि अगर बेटे का कोई होटल हो तो कभी उससे मुझे भी डिस्काउंट दिलाओ, मतलब कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे भी रुकने का मिले। बोले कोई लेना देना उनका रतनकांत शर्मा से ही नहीं, पहले था, पार्टनर थे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में, लेकिन फिर बाद में वो पार्टनरशिप भी टूट गई। मेरे बेटे की सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही कंपनी, और ये सारे ईडी के आरोप गलत है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, ट्राइटन होटल्स के लाखों शेयर्स, 100 रुपये के शेयर या कुछ 100 रुपये के शेयर्स मॉरिशस के रूट से 30,000 रुपये की वैल्यू एक साल में होकर के वापस उनको बेच करके पैसा आता है। तो काले धन को सफ़ेद धन करने की इस प्रक्रिया पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो प्रकरण चाहे 2007 का हो, 2017 का हो, 15-16 में कहीं जाकर के उस पर ECR रजिस्टर हुई है। 7 में जब घटना हुई थी तब तो केंद्र में आपकी सरकार थी, और उसके बाद में 8 से 13 तक प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, इसलिए उस पर किसी तरह की जांच हो सके इसकी संभावना ही नहीं थी। अब जब जांच हुई है तो एक बार जांच को पूरा होने दीजिए, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक जाएगा, वो मैं आज कह सकता हूँ। 2 सवाल है सर मेरे, उसका जवाब दिए कि क्या गज्जू बना, जोधपुर के गज्जू बना विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? लोगों के मन में एक रुचि है, दिलचस्पी है। क्या सरदारपुरा, जैसे आपने लोकसभा में वैभव गहलोत को चैलेंज करा, क्या सरदारपुरा में अशोक गहलोत को चैलेंज करेंगे गज्जू बना? मैंने 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं ऐसी आकांक्षा और ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी। संगठन ने तय किया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने चुनाव लड़ा। 2023 में भी कह रहा हूं, संगठन तय करेगा कि मुझे क्या करना है। मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है। मेरा 1% भी कहीं कोई इसको लेकर के न तो मानस है। संगठन ये तय करेगा कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, जहाँ तय करेगा वहाँ जा करके मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर संगठन तय करे कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। संगठन तय करे संगठन में काम करना है, संगठन में काम करूंगा। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की आकांक्षा अपेक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। संगठन के हित में क्या है और संगठन के सारे वरिष्ठ लोग बैठ करके क्या निर्णय करते हैं, उस निर्णय के साथ में कार्यकर्ता भाव के साथ में चलना और अपनी क्षमता का 100% उसमें विनिवेश करना, मैं इस सिद्धांत के साथ काम करता हूँ। सर, जितने सर्वेज हैं वो सब ये बताते हैं कि सरदारपुरा से अगर कोई टक्कर दे सकता है या हरा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, वो सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत है। खैर, चुनाव में सर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी समय से एक ट्रेडिशन देखते आ रहे हैं, इस बार विरोध का जो स्वर है, हर बार टिकट कटते हैं विरोध होता है सामान्य रूप से, पिछली बार भी हुआ और उन लोग को इस बार पहली लिस्ट में टिकट दिए भी गए। लेकिन चंद्रभान आकिया के लिए आप भीड़ देखिए, सीपी जोशी का खुल के, मतलब बीजेपी की जो परंपरा है, विकास चौधरी जिस तरह से खुल के कह रहे हैं कि भागीरथ चौधरी ने टिकट खरीद लिया क्योंकि मैं मैडम कैंप का आदमी था इसलिए टिकट नहीं मिला। यहाँ सांगानेर से अशोक लाहौटी है, भरतपुर से अनिता, लेकिन खास तौर पे चित्तौड़गढ़ में जिस तरह का उग्र प्रदर्शन, टायर जला दिए गए, सीसीटीवी तोड़फोड़ कर दी, बीजेपी की बिल्कुल प्रवृत्ति जो एक विचार से जुड़ी हुई पार्टी है उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो एक प्रदर्शन देखने, खास करके चित्तौड़गढ़ पे ऐसे कम से कम 18 विधानसभा सीट है जहां लोग सड़कों पर है, लेकिन कई जगह उग्र प्रदर्शन देखने, बीजेपी कार्यालय के सामने भी टायर जलाए गए जयपुर में। देखिए, इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है। ये स्पष्ट दिखाई देता है और सभी देश के सर्वे, सारे सफॉलजिस्ट इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जब पार्टी सरकार में आने को होती है तो निश्चित ही टिकट प्राप्त करने वाले आकांक्षियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ी,
उसके कारण से कुछ विरोध के स्वर उठे, ऐसा स्वाभाविक है, लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम सब लोगों के अंतिम इरादे एक हैं, और वो है इस कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करना, इसको उखाड़ करके फेंक देना। हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उस प्रतिबद्धता के साथ में संकल्पबद्ध होकर के सरकार को गिराने के लिए काम करने वाले हैं। सर, टिकट लिस्ट आने से पहले एक जयपुर सिविल लाइन से एक दृश्य देखने को मिला। आप वसुंधरा जी से मिलने गए और अब खबरें आती हैं कि जो पहले एक जो मतभेद था, मनभेद तो नहीं था, लेकिन जो मतभेद तक वो गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, अब ये सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। क्या बात हुई थी सिविल लाइंस की मीटिंग में, क्या सब जानना चाहते हो, राज क्या था उसमें से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता अगर एक दूसरे से न मिलें तो आप सब लोगों को लगता है कि आप सब लोग चर्चा करते हो कि इनके बीच में दूरियां हैं। अगर हम मिलें सहज रूप से बैठ करके साथ चाय पिएं तो आप लोगों को लगता है कि अब जो है ये दूरियां ख़त्म हो गई हैं, आप लोगों के लिए वो समाचार बनता है। मुझे लगता है कि ऐसा ये तनिक भी विषय नहीं है। देखिए, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोगों का उद्देश्य एक है, हम सब लोगों का लक्ष्य एक है, हम सब लोगों का मार्ग एक है, हम सब लोगों का नेतृत्व एक है, हम सब लोगों की विचारधारा एक है। कहीं कोई किसी घटना के संदर्भ में, किसी विषय के संदर्भ में प्रतिक्रियाएं शायद कहीं कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में, पार्टी में, किसी भी नेता के बीच में कहीं इस तरह की कोई दूरी हो, मुझे इस तरह का कोई लेश मात्र भी इसमें कोई जो है सच्चाई नज़र नहीं आती। वसुंधरा जी भी हमारे लिए आदरणीय नेता हैं, 2 बार हमारे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब मैं अगर अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के घर पे चाय पीने के लिए गया हूँ, इसमें को लेकर के भी राजनीतिक कयास लगाए जाए, मुझे लगता है कि न तो इसकी गुंजाइश है, न संभावना है और न आवश्यकता ही है। अब सर, ये जो राउंड है ये बिल्कुल राजनीति के जो सामसामायिक मुद्दे उससे हटकर है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चॉइसेस है। केंद्रीय मंत्री है, राजस्थान के जोधपुर में, और खास करके शेखावटी के लोग बड़ा राजनीति के इतर भी बड़ा प्रेम रखते हैं। सर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपकी शुरुआत हुई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आज आप केंद्रीय मंत्री है। आपको क्या लगता है, जितने भी जो एबीपी के नेता है, जो आप एस्पायर करते हैं बड़ा लीडर बनने के लिए, एक सेंटेंस में आपको जवाब कोशिश करना है, जवाब जितना क्रिस्प हो उतना आप दे, एक क्वालिटी जो हर नेता के अंदर होनी चाहिए, जो बड़ा नेता, एक कार्यकर्ता के अंदर? संगठन और विचार के प्रति निष्ठा, और अपने नेतृत्व में आस्था, और लक्ष्य के प्रति पवित्रता, इन 3 विषयों के साथ जो खड़ा रहेगा उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है, अगर कोई एक स्ट्रेंथ बतानी हो? सहजता, साधारणता के साथ में रहना और सबसे निरंतर संपर्क बनाए रखना। एक आदत जो आपको लगता है कि आप सुधारना चाहते हैं अपने अंदर? मुझे लगता है ऐसी तो बहुत सारी आदतें हो सकती हैं कि जिनको मुझे सुधारने की आवश्यकता है। बहुत सारी आदतें हो सकती हैं, इसलिए मैं किसी एक की चर्चा करूंगा तो मैं अपने आप के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है गजेंद्र सिंह शेखावत की पर्सनल लाइफ में, पॉलिटिकल के इतर बात कर रहा हूँ? सबके साथ में सहज रूप से विश्वास करना, वो सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। फेवरेट सिंगर कौन है, 2-3 बॉलीवुड के, जिनको जब आपको टाइम मिलता है आप आराम से सुनते हैं उन्हें? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा संगीत बॉलीवुड का नहीं सुनता, मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ, और हिंदुस्तान के टॉप क्लासिकल म्यूजिशियंस जितने भी हैं, भीमसेन जोशी जी से लेकर पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी से लेकर के और पंडित जसराज जी से लेकर के, उन सब के संगीत को मैं जब मुझे समय मिलता है अवश्य सुनता हूँ। राजस्थान के संगीत की अगर मैं बात करूँ तो मांड मेरा जो है प्रिय राग भी है का, जो मांड को सुनना मुझे बहुत सुकून भी देता है। अला जुलाई बाई और गौरी देवी, इन सब को जो है मैं बहुत बहुत तन्मयता के साथ में सुनता हूँ। और अगर इससे भी इधर आकर के तो जो सोलफुल म्यूज़िक, जो शब्द कीर्तन होता है, वो शब्द कीर्तन को भी मुझे लगता है कि मैं कई बार, मैं कई घंटों तक जब कभी गाड़ी में ट्रैवल करते या जहाज़ में ट्रैवल करते हुए मैंने उसको बहुत गंभीरता के साथ में सुना और सुनना पसंद भी करता हूँ। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत का? वाह, मैं ज़्यादा फिल्म्स देखता नहीं, फॉलो भी नहीं करता। अगर जब स्कूल में पढ़ते थे तब अमिताभ बच्चन हमारे फेवरेट हुआ करते थे, बाद में नाना पाटेकर फेवरेट हुआ करते थे, बट अब तो मैं पिछले कई वर्षों से सिनेमा देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बार। फेवरेट एक्ट्रेस सर, जब आप देखा करते थे?
ओह माय गॉड, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे तो याद भी नहीं है अभी कोई एक अभी तो कुछ भी नहीं है। आपको डर है कि घर पे शायद डांट पड़ जाए? ऐसा 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 होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बट है नहीं, मैं मेरा फिल्म मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे ऑथर पूछेंगे तो मैं ज़्यादा से अच्छा कह सकूँ। फेवरेट ऑथर इंडियन? देखिए, शिवाजी सावंत साहब जिन्होंने मृत्युंजय पुस्तक लिखी है, जो जो कर्ण के चरित्र पर पुस्तक लिखी है, जो उन्होंने छावा पुस्तक संभाजी महाराज के चरित्र पर लिखी है, वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट राइटर हैं। अगर मैं गद्य की पद्य की बात करूं तो, अगर मैं कविता की बात करूंगा तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी हर कविता की हर एक पंक्ति व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण होता है जब मैं उसको उनको पढ़ रहा होता हूँ। रश्मि रति ज़रूर आपको पसंद। मुझे आधी से ज़्यादा याद है हमें। अभी थोड़ा पॉलिटिकल इस पे आते हैं, फेवरेट्स को चुनना है आपको, दो में से कोई एक। अ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट? इसमें भी फेवरेट है क्या? दोनों ही मेरे लिए, दोनों में से एक दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हैं वो एक ही स्तर पर हैं, इसलिए वो मेरे फेवरेट हो ही नहीं सकते। जो ज़्यादा गुण वाले आपको लगते हो, ज़्यादा मतलब आपको लगता है स्टेट? मुझे तो जिस विचारधारा के साथ में खड़े हैं, कोई गुण दोष देखने की इच्छा भी नहीं होती। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना या हनुमान बेनीवाल? मुझे लगता है कि ये प्रश्न ऐसा है कि इस प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं होता। हनुमान बेनीवाल छात्र राजनीति के समय से मेरे मित्र हैं, किरोड़ी लाल जी संघर्ष के प्रतीक हैं, इसलिए ऐसे चुनाव, व्यक्तियों में चुनाव करना मुझे लगता है कि ये, और टिप्पणी करना भी अनुकूल नहीं है। अटल जी और मोदी जी की एक एक खूबी जो आपको बहुत पसंद? देखिए, अटल जी की सहजता, सौम्यता, और मोदी जी का किसी काम को इम्प्लीमेंट करने की उनकी ताकत और उनकी परिश्रम करने की पराकाष्ठा। गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य की राजनीति को ज़्यादा एंजॉय करते हैं केंद्र की? मैं तो राज्य की राजनीति में कभी रहा नहीं, तो जिसको मैंने चखा नहीं है उसको एंजॉय करने की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा कि मैं संगठन का सिपाही हूँ, ये तय संगठन करेगा। मुझे अगर ये प्रश्न किया जाए कि आप राजनीति को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या 20 साल तक आपने सीमावर्ती क्षेत्र में काम किया उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे ये प्रश्न पूछा जाए तो मैं सीमावर्ती क्षेत्र पे काम करता था, उसको मैं ज़्यादा चेरिश करता था। राजनीतिक क्षेत्र की अपनी चुनौतियाँ हैं, अपनी जो है कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो संगठन ने आपको काम दिया है उस काम को आपको पूरी तन्मयता, तल्लीनता, क्षमता के साथ में करना चाहिए, और वो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, चाहे विद्यार्थी परिषद में था, चाहे स्वदेशी जागरण मंच के साथ काम करता था, चाहे सीमा जन कल्याण समिति के साथ काम करता था, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, अंतिम लक्ष्य कहीं भी काम करो वो एक ही है, और वो है भारत माता की जय। बीजेपी में फिलहाल सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड? एक का नाम लेना है। सभी हम लोग दोस्त हैं, ऐसा तो मैं कोई एक दोस्त के बारे में नहीं कह सकता कि ये मेरा, सबसे ज़्यादा मतलब आपको पसंद हो कि यार इनकी कंपनी में मज़ा आता है? नहीं तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो माननीय गृह मंत्री जी के साथ काम करने में आता है, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट के प्रति क्लैरिटी, वो मैं दोस्ती नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके साथ सबसे ज़्यादा काम करने में आनंद होता है वो माननीय गृह मंत्री जी हैं। उनकी सब्जेक्ट के प्रति क्लैरिटी, निर्णय करने में त्वरितता, और हर विषय को 360 डिग्री में देखने की क्षमता, वो निश्चित रूप से हर क्षण उनके साथ काम करने का जो है वो आनंददायक होता है, और जिस सहजता के साथ में वो सबके साथ काम करते हैं वो निश्चित ही अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, उनके साथ में हर बात करने का क्षण, बिताया हुआ हर एक लम्हा आपके लिए एक सीख होता है, तो निश्चित ही उनके साथ में काम करने का अलग तरह का जो है वो अनुभव होता है। फेवरेट फूड, एक डिश? निश्चित रूप से बाजरे की रोटी, और जो है अपना देशी खाना, ग्वारफली की सब्जी, बाजरे की रोटी, उसका कोई मुकाबला कहीं नहीं है। फेवरेट कलर? ऑलवेज ब्लू। ब्लू आपका फेवरेट है। आखिरी सवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर मौका मिला तो क्या वो स्वीकार करेंगे? दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसको ढूंढेंगे और आप इसके लिए मना करेगा? ऐसा नहीं होता है। संगठन तय करेगा, जैसा मैंने कहा, और संगठन का आदेश होगा तो उस, जो कोई भी दायित्व है, कोई, मैं किसी दायित्व विशेष के बारे में चर्चा नहीं करता, जो कोई भी दायित्व दिया जाए उस दायित्व को पूर्ण मनोयोग के साथ में पूरा करना, ये डीएनए में सिखाया गया है। इसलिए दायित्व पद महत्वपूर्ण नहीं है, न व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपको जो काम दिया गया वो काम आप किस तरह श्रेष्ठता के साथ में कर सकें, यही महत्वपूर्ण है।
मैंने कैसे आखिरी सवाल कह दिया था, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत के साथ आखिरी बार चाय कब पीती है? आते वो जोधपुर से और आपकी भी राजनीति जोधपुर से ही रही है। मुझे 55 साल हो गए, आज तक कभी हमने साथ बैठ के चाय नहीं पी है। पीना चाहेंगे? ज़रूर, जिस दिन वो कहें उस दिन चाय पी सकता हूँ। चाय पीने में हम दोनों, देखिए अशोक गहलोत साहब मेरे शहर के बड़े नेता हैं। अशोक गहलोत साहब मेरी जितनी कुल वय है, 55-56 साल उम्र हुई है, गहलोत साहब की राजनीतिक आयु लगभग उससे थोड़ी ही कम है। जिस विश्वविद्यालय की राजनीति से मैं आता हूँ उसी विश्वविद्यालय की राजनीति से गहलोत साहब आते हैं। जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ उसी विधानसभा में गहलोत साहब रहते हैं। गहलोत साहब बेशक, मैं गर्व के साथ में कहता हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मेरे शहर के बड़े नेता हैं। मेरे शहर के विकास के लिए उन्होंने इस 55 साल की यात्रा में बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ करना बाकी रह गया, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन किया है। इसलिए मैं ये कहूँ कि गहलोत साहब के साथ में चाय पीना मेरा कोई व्यक्तिगत वैमनस्य न उनके मन में होगा, मैं जानता हूँ, न मेरे मन में। ठीक है, ये राजनीति के विषय हैं, चलते रहेंगे। जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा मैं निश्चित रूप से उनके साथ में बैठकर चाय पीना और उनसे राजनीति के क्षेत्र में किस तरह से जो है निरंतर बना रहा जा सकता है, ये उनसे सीखने का विषय है। और मैं ये मानता हूँ कि उनकी इस राजनीतिक यात्रा से बहुत कुछ सीख करके आने वाले समय में समाज के इस पक्ष में काम करते हुए बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। खुलकर बात रखी आज, इन्होंने दिल खोल के बात करी। बड़े नेता है देश के, लेकिन जो आज भी राजस्थान में जो प्यार से लोगों ने गज्जू बना बनाते हैं, गज्जू बना ने खुलकर अपनी सारी बातें कहा। बीजेपी में सब एक है। अशोक गहलोत से राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, लेकिन निजी रूप से कोई वैमनस्यता नहीं है। और आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, आज तक।